हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बी प्रिपेयर। हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स। हमने इनमें क्या किया है, हमने यहाँ पर 3 अल्टरनेटिव सेंटर्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट होगी ईयू, यूरोपियन यूनियन, सेकंड इज एशियन एंड थर्ड इज चाइना। हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा कि कैसे यूरोप की कंट्री ने अपने डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि थी यूरोपियन यूनियन। वैसे ही जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज थी, उन्होंने भी अपने डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई वो थी एशियन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना। चाइना एक इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बड़े लेवल में ग्रो कर रही है। ये काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इसकी इकोनॉमी है। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो चाइना है उसने कैसे अपना इतनी जल्दी डेवलपमेंट किया और कैसे ये इंटरनेशनल लेवल पर आज इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए बिना देर करे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, यानी चाइना ने ऐसी कौन सी फिलोसफी का यूज़ किया जिससे जो इसकी इकोनॉमी है वो इस लेवल से बढ़कर इतनी स्पीड से ग्रो कर रही थी। जैसे कि आपने अल्टरनेटिव सेंटर के बारे में पढ़ा ही है, तो हमारे थर्ड मेजर अल्टरनेटिव सेंटर चाइना को माना जाता है। पहला था ईयू, क्योंकि जो इसकी इकोनॉमी है वो काफ़ी फास्टेस्ट ग्रो कर रही थी। दूसरा था एशियन, ये छोटे लेवल पर थी पर ये भी काफ़ी ग्रो कर रही थी। थर्ड इज चाइना। चाइना भी आज के टाइम में काफ़ी बड़े लेवल पर ग्रो कर रही है, यानी इसकी जो इकोनॉमी है 1978 के बाद ये काफ़ी अच्छी तरीके से राइज हो रही है एंड ये अल्सो एक ग्रेट पावर के रूप में ये उभर कर आ रही है। जो यहाँ की इकोनॉमी है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर 2040 तक ये इसी स्पीड तक चलती रही तो ये यूएस को इजीली ओवरटेक कर देगी, जस्ट बिकॉज इसने जो अपना तरीका यूज़ किया है वो काफ़ी सही माना जाता है। जो इसकी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि ये इजीली रीजनल जो अफेयर्स होते हैं उनमें अपना इंटरफेयर कर सकती है और किसी और को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी जो स्ट्रेंथ मानी जाती है कि चाइना की जो स्ट्रेंथ है वो मानी जाती है यहाँ की इकोनॉमी, और साथ में कुछ अदर फैक्टर जो माने जाते हैं कि जिसने इसकी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। जो ये अदर फैक्टर हैं इनमें हम ले सकते हैं यहाँ की एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है। साथ ही यहाँ इसका जो एरिया वाइज, जैसे कि आपको पता है चाइना का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो इसका एरिया और इसके साथ ही इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और जो इसकी एक जियोग्राफिकल कंडीशन है एंड पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें इसके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है कि 1949 में जो यहाँ की कंट्री है इनके लीडर थे, इन चाइना के लीडर थे माओ, और माओ ने यूएस के साथ, यूएस की जैसे पता है आपको, जो चाइना था वो यूएस के साथ नहीं गया था, वो यूएसएसआर के साथ ज़्यादा क्लोज कनेक्शन रखता था। तो यहाँ की इकोनॉमी थी वो भी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन पर ही बेस्ड थी, यानी जो यहाँ पर यूज़ किया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो सोवियत मॉडल को यूज़ किया गया था। दैट्स वाई जो इन्होंने अपने रिलेशन है वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ तोड़ लिए थे, एंड जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था वो अकॉर्डिंग सोवियत मॉडल हो रहा था। तो इसी के साथ अब इसने यूएस के साथ अपने रिलेशन तोड़ लिए, पर तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता था कि जो इसके पास अपने रिसोर्सेज हैं उन्हीं के थ्रू अपना डेवलपमेंट करना। यानी इसने सोचा कि अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अपना खुद का इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना है और जो चीज़ें हैं वो मुझे खुद ही डेवलपमेंट करनी होगी। तो इसी के साथ इसने अपने जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसको डेवलपमेंट करने का ट्राई किया। अब इसके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, क्योंकि जो चीज़ें बाहर से इंपोर्टेड होती थी उनके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए थी, पर इसके पास फॉरेन करेंसी की कमी थी। तो इसलिए इसने अपने रिसोर्सेज से मोस्टली जो इंडस्ट्री हैं उनको अपने अंदर ही लगाने की सोची, और जो करेंसी है, जो इसकी करेंसी है उसको अपने चीज़ों को एक्सपोर्ट करके बढ़ाने की जो फिलोसफी है वो इसने यूज़ की। तो इसने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया। इसके लिए इसने क्या किया कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से जितना भी पैसा आता है उसको इंडस्ट्री डेवलपमेंट में लगा देना।
यानी किसी और फील्ड में नहीं, एग्रीकल्चर से जितना भी पैसा आएगा उसके लिए उससे हम इंडस्ट्री लगाएंगे। इंडस्ट्री से हमें क्या होगा कि हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, और जो प्रोडक्शन है अपने इंटरनली भी हम जो लोगों की चीज़ें हैं उनको पूरा कर पाएंगे, और साथ ही अगर हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। तो ये इसने पॉलिसी यूज की। अब इसने क्या किया कि यहाँ पर जो लोगों को बेसिक जो फैसिलिटी है वे इसने प्रोवाइड की, जैसे सोशल वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट जैसी जो फैसिलिटी है, बेटर हेल्थ, ये चीज़ें इसने प्रोवाइड की कि ताकि सभी लोगों को ये चीज़ें मिल सके। जो चाइना की जो इकोनॉमी थी वो ग्रो कर रही थी 5 to 6%, और जो इसकी पॉपुलेशन थी वो ग्रो कर रही थी 2 to 3%, यानी जो इकोनॉमी है वो इस दर से बढ़ रही थी, पर साथ ही जो पॉपुलेशन है वो भी इसके साथ ही बढ़ रही थी। तो इससे जो सिचुएशन है वो इनबैलेंस हो जाती है कि जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है ये इनसुफिशिएंट हो जाती है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि जो लोग हैं वो उनके लिए चीज़ें सुफिशिएंट नहीं हो जाती, और जो चाइना है उसे क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन वाला जो ब्लॉक था, उसको कैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो वैसे ही प्रॉब्लम अब चाइना को फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि इसके पास जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो भी नहीं था, क्योंकि इसने सोवियत मॉडल था उस पर ये डिपेंड थी, और यूएस के साथ इसके कोई लिंक नहीं थे, और जो पर कैपिटा इनकम थी वो भी काफ़ी लो थी। सो दैट्स वाई अब चाइना को लगा कि मुझे अपने अंदर डेवलपमेंट करना ही होगा। एंड 1970 में, दैट इज 70 में जो चाइना ने सोचा कि अब मुझे कुछ मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेने ही होंगे अपने डेवलपमेंट के लिए, अदरवाइज जो मेरी कंडीशंस है वो भी सोवियत यूनियन की तरह हो जाएगी। तो इसने क्या किया कि 1972 में इसने अपने जो रिलेशन है वो यूएस के साथ नॉर्मल किए, और अपने जो इसने तो पहले अपने जो आइसोलेट कर रखा था अपने आप को, उस चीज़ को इसने ख़त्म किया और यूएस के साथ इसने रिलेशन बनाना स्टार्ट किया। उस टाइम पर जो यहाँ के लीडर थे चाउ एन लाई, उन्होंने भी कुछ जो 4 ऐसे एरियाज है जिनको मॉडर्नाइजेशन करने की उन्होंने प्रपोजल शो किया। ये जो एरिया थे वो थे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आर्मी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा कि ये जो 4 सेक्टर हैं इनमें डेवलपमेंट की नीड है। एंड फिर उसके बाद होता क्या है कि जो 1978 में जो यहाँ के लीडर है देंग शियोपोंग, इन्होंने भी इनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ओपन डोर पॉलिसी का डिक्लेरेशन किया, और उन्होंने यहाँ कहा कि जो हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करना होगा, यानी हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसको दोबारा से इस तरीके से चलाना होगा जिससे हमारा डेवलपमेंट है वो फास्टेस्ट हो। और जो ओपन मार्केट की जो ये फिलॉसफी थी, इसको चाइना ने अपनी इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए बेस्ट समझा। उसी के साथ जो इससे क्या होता है कि जो इससे इनकी हायर प्रोडक्टिविटी होगी, और इसी के साथ जो ये इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे। एंड देन इन्होंने जो शॉक थेरेपी का मॉडल था उसको अपनाने की जगह जो इनकी इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही थी उसे ही आगे सीक्वेंस में बढ़ने के लिए इंक्रीज किया। यानी इन्होंने जो सोवियत यूनियन ने शॉक थेरेपी का मॉडल अपनाया था कि पहले हम जो कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ जाएंगे, उन्होंने एक मॉडल का यूज किया था। तो पर चाइना ने ऐसा नहीं किया, चाइना ने इस मॉडल को नहीं अपनाया। चाइना का मानना था कि मेरी इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है, यानी अपनी इंडस्ट्री को लगाना, फिर इंडस्ट्री से अपना इंटरनली डेवलपमेंट और बाहर से फॉरेन एक्सचेंज, फिर जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है उसको दोबारा से इन्वेस्ट करना, तो ये इसकी फिलॉसफी थी। एंड इसी तरीके से इसको सीक्वेंस में आगे बढ़ाने का चाइना ने डिसाइड किया। ये एक अच्छा तरीका भी माना गया एंड ये प्रूफ भी किया चाइना ने। तो उसी के साथ क्या होता है कि 1982 में फिर चाइना ने इस फील्ड में आगे और काम किया। 1982 में जो चाइना ने जो एग्रीकल्चर था उसको प्राइवेट किया। इससे ने क्या किया, एक तो प्रोडक्शन को भी बढ़ाया, और साथ में जो रूरल इनकम थी उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि जब लोगों की खेती उनकी खुद की होगी तो वे और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दे वांट इनकम। तो ये चीज़ें खेतों जो एग्रीकल्चर है उसको प्राइवेट करने से हुई। फिर देन 1982 में इसने ये इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को कर दिया था, और 1998 में इसने इंडस्ट्री को भी प्राइवेट कर दिया था, ताकि जो इनका डेवलपमेंट है वो और अच्छे तरीके से हो।
फिर जो स्पेशल जो इकोनॉमी जोन है उसके कुछ जो ट्रेड बैरियर थे उनको भी हटा दिया गया था, ताकि यहाँ के डेवलपमेंट में किसी भी तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम कह सकते हैं हम वो क्रिएट ना हो। और इसके लिए जो स्टेट थी वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। अब जो ट्रेड था उसके नए रूल्स रेगुलेशंस बना रहे थे, एंड इसी के साथ जो फॉरेन ट्रेड था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल रही थी। एंड जो चाइना है वो बाहर की कंट्रीज में भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा था। इसी के लिए जो अदर कंट्री थी उनको भी लग रहा था कि हमें भी चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और जो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाइना की काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही थी। इसी के कारण जो चाइना है वो 2001 में जो WTO ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ी थी या फिर आगे पढ़ेंगे, WTO में साथ इसने अपना इन्वॉल्वमेंट रखा है, यानी WTO में भी ये 2001 में ऐड हो गया था। जो चाइना ने अपनी जो पॉलिसी रखी थी ओपन, यानी अपने आप को वर्ल्ड, उसने चाइना ने अपने आप को वर्ल्ड के लिए खोल दिया था, यानी उसने अपनी अर्थव्यवस्था दूसरी जो कंट्रीज थी उनके लिए खोल दी थी, ताकि वो अपनी जो अपने अकॉर्डिंग एक जो अपनी इकोनॉमी है उसको शेप दे सके। वे तो फिर होता क्या है कि जो चाइना है उसमें डेवलपमेंट तो काफ़ी स्पीड से हो रहे थे, एंड जो इसकी इकोनॉमी है वो काफ़ी ग्रो भी कर रही थी। पर ऐसा नहीं है कि जो इसके बेनिफिट थे वो सभी को मिले, सभी इस चीज़ के बेनिफिट नहीं ले रहे थे। चीन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ता रहा था, जस्ट बिकॉज यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। मिनिमम ऐसा माना जाता है कि 10 करोड़ जो लोग ऐसे थे जो कि एम्प्लॉयमेंट की तलाश में थे, यानी उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए था। वहीं साथ ही जो फीमेल की जो वर्क कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी नहीं मानी जाती थी, तो उनकी जो वर्क कंडीशन है वो यूरोप में 18 और 19 सेंचुरी में जो लेडीज़ की वर्क कंडीशन थी उसके साथ इसको कंपेयर किया गया था। इसी के साथ यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी देखा गया था कि इन्वायरमेंट है उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, एंड साथ ही करप्शन भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था। और जो यहाँ पर जो इकोनॉमी इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही थी, जैसे उसमें रूरल और अर्बन का सोवियत यूनियन में रशिया में हुआ था, वैसे ही यहाँ पर भी ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। एंड इसी के साथ क्या होता है कि जो रेजिडेंस एंड जो कोस्टल इनलैंड जो प्रोविंस है उनमें भी ये जो फासला है ये साफ देखा जा रहा था। तो वैसे अब ये जो लोगों को जो बेनिफिट नहीं मिल रहे, तो ये सिचुएशन भी चाइना ये साथ में फेस कर रहा था। पर रीजनली और ग्लोबली लेवल पर जो चाइना है वो आज के टाइम में एक बड़ी पावर बनकर उभर रहा है। एंड इसके जो कुछ इशू हैं जैसे जापान, US, एशियन और रशिया के साथ इसके टाइम टू टाइम कुछ डिस्प्यूट होते रहते हैं, कुछ इशू चलते रहते हैं। पर फिर भी जो चाइना है वो इन चीज़ों से निकल कर रहा है। जैसे उसने आज जो एशियन है उसके साथ भी अपने रिलेशन बाकी चीज़ों पर उसने सोल्व करने की ट्राई की। रशिया के साथ भी ये अपने जो इश्यूज है उनको सोल्व कर रहा है। और ऐसा माना जाता है कि जो ताइवान के साथ इसके इशू हैं वे भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। एंड 1997 में जो इसने एशियन जो कंट्रीज थी उनको भी फाइनल क्रीजिस से निकलने में हेल्प की थी। एंड इसी के साथ जो चाइना है वो ट्राई कर रहा है कि उसके जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे होते जाएं। और इसी के साथ जो अमेरिका है, जो चाइना है, वो अदर कंट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, जिससे इनके रिलेशन, इसकी जो नई पॉलिसी है वो भी अच्छी बनती जा रही है। और इसी तरह जो चाइना है वो एक वर्ल्ड लेवल पर उभर कर आ रहा है। तो हमने ये चीज़ें चाइना के बारे में पढ़ी, जो चाइना की इकोनॉमी थी और चाइना कैसे इतनी जल्दी ग्रो कर रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बोर लगने लगता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अपने चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर मेरे को लगता है कि पहले आप EU के बारे में पढ़ो, फिर एशियन, फिर चाइना। अब हम पढ़ेंगे आगे जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो चाइना का थोड़ा सा ही पार्ट रहता है, यानी चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है कैसे, जस्ट हम हर चीज़ को इंडिया के साथ इन्वॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि हम जस्ट बिकॉज वी आर इंडियंस, तो इंडिया का भी हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू।